अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों का भी आईएमएम पास हुआ है? जी सर। इज इट जैनब? यस सर। ओके। अच्छा, देखें, मैं आपको पहले एक प्लीज, मैं आपको पहले एक ओवरऑल व्यू दे दूं कि टोक्स होता क्या है। भाई भाई, आपके ख्याल से टोक्स क्या होता है? जी जैनब, आवाज आ रही है आपको? एक मिनट एक मिनट। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। जी सर। सर मैं टास्क आपसे बेसिकली टॉक्स का पूछ रहे थे ना आप, तो टास्क जी जी, ओरिएंटेड क्लिनिकल असेसमेंट इट इज लाइक वी आर बीइंग ठीक। असाइंड डिफरेंट स्टेशंस जिसके ऊपर हमारा वो क्लिनिकल असेसमेंट कर देते हैं, वाइवा, सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टेबल वाइवा, इस तरह से। जी देखें, बेसिकली आप ये समझ लें कि मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूँ कि आप एनेस्थीसिया की इवैल्यूएशन कर रहे हैं। आप ऑपरेशन थिएटर में खड़े हुए हैं। आप पोस्ट पैकू में खड़े हुए हैं, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में। या आप वार्ड के अंदर किसी इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए गए हुए हैं, इमरजेंसी में कहीं पे मैनेज करने के लिए गए हुए हैं। ये बेसिकली वहां पर आपको जो जो चीज़ों को चैलेंज आपको मिल सकता है ना, ठीक है, दैट इज ऑस्की या टॉक्स टोक्स। आई रिपीट कि ऑपरेशन थिएटर में खड़े हुए किसी भी किस्म की, आप ऑपरेशन थिएटर में खड़े होकर अपने आसपास देखें, जो जो चीज़ें पड़ी हैं ना, उनको ऊपर नजर मारें और उसको हाथ में उठा के देखें कि ये क्या चीज़ है, ये क्या कैसे काम करती है, ये इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, जो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको आपने कैसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है। अगर कोई क्रिटिकल इंसिडेंस हो गया है, किसी भी किस्म की चीज ऊपर नीचे हो गई है, अब आपने उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, दैट इज ऑस्की, दैट इज टोक्स। आप ऑपरेशन थिएटर से पहले ही आ जाएं, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में आप किसी एक पेशेंट को एवेलुएट कर रहे हैं, तो आपने उस पेशेंट को कैसे इवेलुएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। और आपने एक प्लान कैसे तरतीब देना है। दिस इज ऑस्की। ठीक है। आपके सामने ईसीजी है, आपके सामने एको की रिपोर्ट है, आपके सामने सीबीसी का रिजल्ट है, आपके सामने एलएफटीज आरएफटीज मौजूद हैं, आपके पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मौजूद है। अब आपको कोई कहे कि नहीं जी, इससे आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज ऑस्की। ठीक है। तो ये हो गई बेस लाइन। फिर आपकी पेशेंट या पेशेंट की अटेंडेंस के साथ इंटरेक्शन। ठीक है। आपने किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है उसको एक्सप्लेन करना है, किसी चीज की कंसेंट लेनी है। ठीक है। तो ये आप खुद अपना एक दिमाग को एक्सरसाइज करके सोचें कि ये इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपके दिमाग में जो जो पॉइंट्स आए ना, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है। जैसे आपने एनेस्थीसिया देना है और आप उसको कन्विंस बेसिकली कन्विंस नहीं करना होता, आपने उसको काउंसिल करना होता है कि भाई इस एनेस्थीसिया की दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया है, एक इसके अंदर रीजनल एनेस्थीसिया है। इसके ये एडवांटेजेस हैं, इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये है आपका आपका ऑस्की। तो इस तरह से आप अपने दिमाग के अंदर स्टेशंस खुद सोचें। किसी ने दांत तोड़ दिया है, अब उसकी काउंसलिंग करनी है। किसी ने पीडीबीएच कर दिया है, उसकी काउंसलिंग करनी है। ठीक है। आपने एनेस्थीसिया दिया और अब पेशेंट का ब्लॉक का इफेक्ट नहीं खत्म हो रहा, इसकी काउंसलिंग करनी है। ठीक है। आप आईसीयू में हैं और एक पेशेंट की डेथ हो गई है, अब आपने कैसे उसको जो है वो ब्रेकिंग द न्यूज, ये एक है। आपने एनेस्थीसिया दिया और अन अन अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गई, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया, एनाफाइलैक्सिस हो गया, लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी हो गई, कैसे मैनेज करना है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक उसकी ब्रॉड समरी है, एक कि ये क्या होता है टोक्स। ठीक है। क्योंकि जब तक आपको एक चीज की डोमेन नहीं पता होगी, तब तक आपके लिए वो चीज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप इसमें ब्रॉडली देखें तो आप किसी किस्म की इक्विपमेंट हो सकता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं। अब आप उसको फिर आगे उसको ब्रॉडली कर सकते हैं कि क्या है, कोई एग्जामिनेशन या आप कह लें इवैल्यूएशन का कुछ सिनेरियो हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपकी कंसेंट या एक्सप्लेनेशन या काउंसलिंग, वट एवर आप इसको
आप इसको कहें, कुछ स्टेशन इस तरह हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब बेसिकली ये चार पांच चीजें हैं। हाँ, क्रिटिकल इंसिडेंस, ठीक है। क्रिटिकल इंसिडेंस में हाइपोटेंशन इज अ क्रिटिकल इंसिडेंस, हाइपरटेंशन इज अ क्रिटिकल इंसिडेंस, टैकीकार्डिया इज अ क्रिटिकल इंसिडेंस, बेडिकार्डिया इज अ क्रिटिकल इंसिडेंस। तो इस किस्म की चीजें अब आप इसको खुद से एक्सप्लेन करके सोचें और आगे देखें कि क्या क्या इक्विपमेंट। मैं आपको अलग अलग, पहले आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि देखें बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी। और मेरा मकसद आप लोगों को एक टनल विजन नहीं देना कि मैं आपको खोल के ये चार चीजें, वो तो आप हो सकता है आपको मेरे से ज्यादा बेहतर तौर पे आती हो। लेकिन ये चीज को अगर आपको समझ आ गया कि टोक्स में होना क्या है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत अरसे के बाद एक वाइवे की फॉर्म में आप लोग जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक स्टेशन में आपने कोई भी सवाल का जवाब गलत दिया दिया, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस चीज को कवर अप कर सकती हैं। तो एक एक स्टेशन के गम को लेके दूसरे स्टेशन पे नहीं जाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले जमाने में इंटरेक्टिव स्टेशन कम होते थे और स्टैटिक स्टेशन ज्यादा होते थे। तो स्टैटिक स्टेशन पे कई दफा इतनी देर में हमें समझ ही नहीं आता था कई दफा के क्वेश्चन लिखने में पढ़ने में, क्योंकि जब आप इंटरेक्टिव स्टेशन होता है ना, तो कई दफा आपके पास सोचने समझने का इस लिहाज से टाइम होता है कि एग्जामिनर के एक्सप्रेशन से आपको बहुत कुछ चीजें पता चल जाती हैं। आपको अगर आप गलत बोलने लगे तो आप एग्जामिनर, अच्छे मतलब जो थोड़े से हम्बल एग्जामिनर्स होते हैं वो थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देते हैं। तो उसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन अब जो हैं वो स्टैटिक स्टेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा ईसीजी वगैरह का शायद कोई स्टैटिक भी आ सकता हो या एक्सरे का, लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है अब तमाम ज्यादातर स्टेशन जो है इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एक स्टेशन के गम को दूसरे स्टेशन पे नहीं लेके जाना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आपने पॉजिटिव रखना है। आपका जो है वो वेल ड्रेस्ड, आपकी जो है वो पर्सनालिटी बिल्कुल शेकी और शेडी ना लगे, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस से जाना है, जो भी आंसर देना है आपने आपने एग्जामिनर की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं कि जिससे जो है वो आपका ये ओवरऑल बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जो इक्विपमेंट को मैं पहले टच करूंगा कि इक्विपमेंट में आमतौर पे जो वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, कि इक्विपमेंट के बारे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो आमतौर पे देखें उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर आप, मैं आपको एग्जांपल दूं एसपीओ2 की, ठीक है, तो एसपीओ2 का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होगा, कोई जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि किस हद तक आपको आना चाहिए, किसी कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसपीओ2? जी जैनब, और एनीवन एल्स? एनीवन वांट्स टू स्पीक आउट? आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? देखें एसपीओ2 का अगर कोई वर्किंग प्रिंसिपल पूछे ना, तो इसके अंदर देखें एक आपकी प्लेथिस्मोग्राफी है, ठीक है। अ, और आपकी एक ऑक्सीमेट्री है, ठीक है। तो जो प्लेथिस्मोग्राफी है वो जो पल्सिटाइल जो फ्लो होता है ब्लड का, उसको वो पिक करती है, ठीक है। और जो ऑक्सीमेट्री होती है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो एक बियर लॉ पे होता है और एक लैम्बर्ट लॉ पे होता है, ठीक है। जो बियर लॉ होता है वो कंसंट्रेशन का होता है और जो लैम्बर्ट लॉ होता है वो लेंथ का होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिफरेंस डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो जो जब वो पास में से जाएगी, लाइट गुजरेगी, तो जितना लेंथ ज्यादा होगी और जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस हिसाब से वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अगर कोई आपसे पूछे वर्किंग प्रिंसिपल, तो आपने ये आंसर उसको करना है। आगे अगर उसने डिटेल पूछनी है तो आपसे डिटेल पूछ सकता है कि मजीद डिटेल, लेकिन सिंपल सिंपल वर्ड में इसका आंसर ये है। अगर आप ये बता देंगे तो आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि आगे मजीद क्वेश्चंस भी होंगे ना। तो अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट दे दिया है तो इट मीन्स कि आपको पता है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि जी जो अगला क्वेश्चन ये है कि इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। तो मतलब लाइक ये कि किस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, किस तरीके से जो इसका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है उसके बारे में वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसोसिएशन कर्व से मुराद है कि बेसिकली कि किस तरीके से वो कर्व बनता है,
और किस तरीके, कौन सी चीजों में चेंज होता है। फिर उसके बाद इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं कि जो किन किन के अंदर एरर आएगा, सर्कुलेशन अगर कम हो रही है, हाइपोटेंशन हो रही है, कोई डाइज हैं, इस किस्म की चीज़ों के अंदर, ये उसकी लिमिटेशन है कि उन सूरतों में कोई अगर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, मेथ हीमोग्लोबिन है या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर वो एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपकी जो अगली एक और चीज़ होगी कि उसके यानी कि इक्विपमेंट के जो हिस्से हैं, यानी कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो वर्किंग प्रिंसिपल में भी वो चीज़ आ जाएगी, लेकिन उसकी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। और उन टाइप्स में से कैसे आप उसको डिफरेंट टाइप्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी क्या, तो डिफ ये यही जो थ्योरी है ना, यही जो सवाल है, इसको आप फिट करें एंटाइटल CO2 में, इसको आप फिट करें तमाम इक्विपमेंट, ठीक है। आपकी तमाम जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर जो स्केवेंजिंग है उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ह्यूमिडिफिकेशन कैसे होती है, वेपराइजर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, क्या उसकी टाइप्स होती हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। तो बेसिकली ये डाटा इंटरप्रिटेशन किसी, सॉरी, ये जो जितने इक्विपमेंट्स हैं ना आपकी, इवन आप लिस्ट बना सकते हैं कि वो इक्विपमेंट की जो आपकी बेसिक मॉनिटरिंग की है और जो इक्विपमेंट ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायथर्मी है, वो आपसे डायथर्मी के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। वो आपसे सक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे जो आपका ये जो वेपराइजर और जो एनेस्थीसिया मशीन के अलग अलग कंपोनेंट हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेफ्टी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सेफ्टी सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर वो सारे टेस्ट आ जाएंगे, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड आप चले जाएं, वो आपको सारी चीजें बतानी होगी, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेज हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, ये एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन डिलीवरी डिलीवरी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। और फिर आगे वो आपसे मजीद क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि किससे कितनी परसेंट जाती है, किसकी क्या लिमिटेशन होती है, कैसा जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा तो उसके अंदर कौन सा यूज करना है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम नेजल कैनोला टू फेस मास्क टू वेंचुरी मास्क टू हाई फ्लो नेजल टू इवन आप अगले अगले स्टेप में वाई पैप और फिर उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो बेसिकली ये आपकी कोई भी होगी उसके अंदर होगा यही, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसको कैसे यूज कर रहे हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी क्या ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी जैसे पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग नहीं आ रही तो आप उसको कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे। ईसीजी के बारे में है तो डिफरेंट जो उसकी जो एर्गोनॉमिक्स हैं, किस तरीके से उसको लगाते हैं, कौन सी लीड किस को कॉरिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो ये बेसिक उसका उसका सिस्टम है, ठीक है ना। तो इक्विपमेंट के रेफरेंस से तमाम इक्विपमेंट को आप, उसमें MRI भी आ जाएगा, उसमें पेस मेकर भी आ जाएगा, उसके अंदर मैंने आपको जैसे जो आपको बताया इवन चेस्ट ड्रेन के बारे में भी पूछ सकते हैं। इस तरह का आपको पूरी एक खुद से अपने तौर पे भी आप सोच सोच के लिस्ट बना सकते हैं। मैंने भी एक लिस्ट बनाई हुई है लेकिन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा टूल्स के जो है। लेकिन एक आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक इक्विपमेंट की चीजें, ठीक है। उसी से ही साथ रिलेटेड आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में आपसे ECG, तो जो जितनी बेसिक रिथम्स हैं, अगर आप ये समझें कि वो आपसे कोई ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक या हेमी ब्लॉक या इसके ऊपर आपसे वो वाइवा लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं। जितनी ACLS की जो BLS की जो सॉरी जो ACLS की रिदम्स है ना, उनके ऊपर आप फोकस करें कि भाई टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, एसिस्टोल है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। उसके बाद जो है टॉर्सेड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उनके अंदर ECG के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, ये सब आपको आप ये तो रटना ही है एक तरह से, ठीक है ना। और सिंपल वर्ड्स में कि उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पर आंसर जब इंटरेक्टिव स्टेशन होगा तो आपसे पूछेंगे कि भाई पेशेंट को एसवीटी हो गया क्या करेंगे। तो आपके आंसर को ये जहन में रखें कि आपका आंसर हमेशा कोई भी क्रिटिकल, ये क्रिटिकल इंसिडेंस ही है ना, तो कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंस जो है वो आपका बात एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन से होगा, उसमें उसका नंबर होगा कि भाई इस बंदे ने जब उसकी मैनेजमेंट बताई है तो उसके अंदर कॉल फॉर हेल्प और एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन का नाम लिया है या नहीं। और उसके बाद आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो जनरली जो इरिथमियाज जितने भी होते हैं या ECG के अंदर जो भी इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके अंदर आपने उसकी लीड्स को चेक किया, कॉल फॉर हेल्प किया, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन कोरिलेट किया, कोऑर्डिनेट किया आपने बाकी फाइंडिंग से। और अगर वो उसके साथ कोरिलेट कर रही हैं, उसको कोई हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी भी शुरू हो गई है, साथ उसको कोई और फीचर भी शुरू हो गया है, तो फौरन आपने फिर उस हिसाब से अगली मैनेजमेंट के स्टेप में जाना है। कहीं पे कोई दवाई होगी, कहीं पे करंट देना होगा, ठीक है, कहीं पे कोई प्रेशर को खत्म करना होगा, जैसे ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया इज आल्सो एन एरिथमिया, ठीक है ना। तो ब्रेडिकार्डिया सडनली हो गया, बेशक वो साइनस है और आपको नजर आ रहा है कि वो सर्वाइकल डायलिटेशन कर रहे हैं या वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं या वो आई की सर्जरी कर रहे हैं या वो रेक्टल को डायलेट कर रहे हैं या कोई भी इस किस्म की चीज है, तो आपको फौरन पता लग गया तो फौरन आपने सर्जन को इन्फॉर्म किया और आपने फौरन उसको डिफ्लेट किया या स्ट्रेच को कम किया, ठीक है।
तो अगला वो आपसे पूछ सकते हैं ये इसी से रिलेटेड कि भाई उस चीज को कोई भी जो कॉम्प्लिकेशन हुई है उसको आप ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तमाम एरिथमियाज के लिए यही, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो, जो आपका जो कंप्लीट एवी डिसोसिएशन हो, आपका एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज जो होती है ना, वो होती है एंटीकोagulation के रेफरेंस से, ठीक है। तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई एंटी एट्रियल फिब्रिलेशन फास्ट होगा या स्लो होगा, और न्यूली डेवलप्ड होगा या क्रॉनिक होगा, और उसके अंदर पॉसिबल वो आपको कॉज के बारे में पूछ सकते हैं, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली ये चीजें, जाहिर बात है इस वक्त मैं सारी चीजों को नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि होना क्या है। तो ईसीजी की फाइंडिंग, ईसीजी की क्या रीजंस है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, ये 4-5 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो उससे रिलेटेड। लेकिन जो गलती आप करेंगे वो ये है कि आपके आंसर के अंदर ओवरऑल पिक्चर को आपने मद्देनजर रखना है। आप उसमें एयरवे ब्रीथ, बेशक उन्होंने आपसे नहीं कहा ना, तो भी आप उनको बताएंगे कि इसके अंदर अप्रोच हमारी यही होगी कि हम देखेंगे कि पॉसिबल कॉज क्या है, हमारा कॉल फॉर हेल्प करेंगे, हमारी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन की अप्रोच होगी, हम उसके वाइटल्स देखेंगे, कोई और एसोसिएटेड चीज तो नहीं हो रही, और उसके बाद उसको करेंगे। तो ईसीजी के बारे में यही यही मेनली है। वो रेट रिदम, कोई भी आपको ईसीजी स्ट्रिप पड़ी हो और आपको वो स्ट्रिप दे दें, तो आपका वो तरतीब वही होनी चाहिए, रेट रिदम, ठीक है। और उसके बाद जो है एक्सेस, और उसके बाद कोई आपको ब्लॉक नजर आ रहा हो और आप अलग अलग चले जाएं, पी वेव कैसी है, पी आर इंटरवल कैसा है, क्यू आर एस कैसा है, क्यूटी इंटरवल कैसा है, एस टी सेगमेंट कैसा है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, वहां पर भी आपने जब देखना है तो होशो हवास अपने नहीं खोने, और करके कोई भी जो एरिथमिया इस किस्म का है ना, वो रिदम स्ट्रिप पे नजर आएगा। ये ध्यान में रखें, अगर वो आपको 12 लीड दे देते हैं तो उसके अंदर आप कोई रिदम को देखने के लिए एक्चुअली एक एक सिर्फ छोटी सी स्ट्रिप नजर आई होगी, वो उससे नहीं पिक कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें होंगी ईसीजी के बारे में। उसके बाद अगली जो चीज इसी से रिलेटेड है वो एबीजीज है। तो एबीजीज के मामले में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एबीजीज के अंदर जो डिटेल है वो डेल्टा गैप और वो चीजों तक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं होता, लेकिन आप लोगों को उसके चक्करों में अगर आपको बेसिक स्टेप्स भूल गए हैं आप, तो वो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इतनी डिटेल में एबीजीज कर ली है कि आपको हाई एन एन गैप तो छोड़ दें, आपको डेल्टा गैप और वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन आपको बेसिक नहीं आता कि उसके अंदर अगेन सिनेरियो, वो आपको सिनेरियो देंगे, उसके अंदर कहेंगे कि ये ईसीजी, उसके अंदर भी आप जहन में रखें कि जो उसकी कंडीशन होगी, या उसमें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगी, या उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। अगर कोई पेशेंट रीनल फेलियर का है, तो आप जहन में रखें कि उसके रीनल फेलियर के पेशेंट के अंदर भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर बेसिक कॉज जो है वो क्या है, जो है वो मेटाबॉलिक होगी। और अगर सीओपीडी का पेशेंट है तो उसके अंदर दूसरी कोमॉर्बिडिटी हो सकती है, लेकिन मेनली उसके अंदर हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये आपको एक जो सिनेरियो आपको देंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि ये है वेंटिलेटर पे था, या ये था, या उसको सीओपीडी थी, या उसको सीआरएफ था, या उसको कोई ऐसी इनटेक, कोई टॉक्सिन्स के इनटेक था, और उसके बाद उसकी ये ईसीजी आई है। तो आपने जो भी आंसर देना है या जो भी है इंटरप्रिटेशन, तो बेसिक वो बात वो पीएच से शुरू होगी। पीएच देखें, पीसीओ2 देखें, ऑक्सीजन देखें, ठीक है। और उसके बाद उसके जो आपको फार्मूला से, आपको एक रफ देखें, फार्मूला से आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ये अगर मिसाल के तौर पे पीसीओ2 इतनी कम है तो पीएच इतनी बढ़नी चाहिए। अगर वो आपको रफली नजर आए कि ये उससे मैच नहीं कर रही ना, कोई भी कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म या कोई भी जो चीज है जो उसके साथ कोरिलेट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ये मिक्स डिसऑर्डर है। या क्योंकि जो कोई भी जो बॉडी का जो सिस्टम है ना, वो ओवर कंपनसेशन नहीं करता, वो अंडर कंपनसेशन करता है। तो ये आपको बेसिक, और वहां पर अगर आप बैठ के फॉर्मूलों के अंदर 100% पुट करने लगे ना, तो आपका टाइम जाया हो जाएगा और आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जहन में रखें कि ये आपकी क्लिनिकल जजमेंट, फॉरन आपने अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, और वहां पे आपने रफ देखना है कि ये चीज उससे मैच कर रही है या नहीं। नो डाउट इसके लिए आपका मैथ अच्छा अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि ये इससे मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज की सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ये यस और नो में आंसर ढूंढे, ना कि वो 15.55 के चक्करों में आप पढ़ें, तो वो उस तरीके से आप एडवांटेज नहीं कर पाएंगे कि जिस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक होगा कि वो एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है, मिक्स डिसऑर्डर है या रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। फिर उसके अगले स्टेप में अगर आपको कोई चीज नजर आ गई है, तो आप एनाइन गैप पे भी चले जाएं या डेल्टा गैप पे भी चले जाएं, जो मुझे कभी याद नहीं होता, इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपकी नहीं उसमें हेल्प कर सकता। इतनी इतनी ईसीजी प्रैक्टिकल क्लिनिकल लाइफ में इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं होती। आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपने क्या करना है, बेस डेफिसिट क्या है और किस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने ईसीजी के ऊपर भी
एबीजीज के ऊपर भी और इक्विपमेंट के ऊपर भी ये सारी डिस्कशंस मौजूद है, तो आप सुन लें। उसमें बाद में जिसमें किसी को कोई भी चीज़ ना समझ आए तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू फर्दर। इवन जो है काउंसलिंग के ऊपर भी जो ओस्की का जो प्लेलिस्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। और वॉइस इशू क्या है, किस आप सबको आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? जी सर। यस सर, यस सर। तो ये जो यस जियोमी सर। ने जियोमी ने मैसेज किया है वो उसको आवाज़ नहीं आ रही, तो शायद क्लियर आपके। वॉइस सर। आई एम सॉरी। नेट्स करो, क्लियर है वॉइस सर आपकी। ओके, तो ये मेरा ख्याल है कि उस साइड पे आपको प्रॉब्लम है। ये जियोमी, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। यही यही बात हम कर रहे हैं, ट्रबल शूटिंग। ठीक है ना, ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है। आप जगह चेंज करके देखें, आप अपना मोबाइल का डाटा चेक करके देखें, ठीक है। अ, उसका आपको कॉज पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि ईसीजी एबीजीज का मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है। मजीद डिटेल्स उसमें हम लोगों ने डिस्कस की थी पहले। मैं पहले इससे ऐलान कर रहा हूँ कि मुझे डेल्टा गैप नहीं आता, तो आई एम रियली सॉरी। अगर कोई करने की मैंने कभी आज तक नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें, जो वो चीज़ें कि जो कभी याद होती मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा भाई अगर कोई मुझे डेल्टा गैप पे फेल करे ना तो कर दे, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो उस चीज़ तक रखा रहा हूँ कि जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, और जिस पे आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा आपको डेल्टा गैप पे फेल करेगा। तो सर पे ना सवार करें, बी कॉन्फिडेंट। आप कंसल्टेंट बनने जा रहे हैं, आप कोई रेडी लगाने नहीं जा रहे कि आप लोग इतने अपने आप को हलकान कर ले। जितना कॉन्फिडेंट होंगे ना उतना आपके लिए आसानी होगी। एग्जामिनर्स को आपसे ज्यादा नहीं आता, ये याद रखें बात। एग्जामिनर के सामने से वो पर्चा हटा लिया जाए ना, ऑन अ लाइटर नोट, वो एग्जाम नहीं ले सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात बहुत। जो इस किस्म के ट्रिकी, वो उनको भी जो बेस लाइन इन्फॉर्मेशन होती है वही होती है। आपका क्या ख्याल है, वो एग्जाम लेने से पहले आप पढ़ के आते हैं? जो उनको याद होता है वो याद रहता है, और याद इससे ज्यादा कोई चीजें याद रहती भी नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी को भी डेल्टा गैप नहीं आता हो। आई कैन चैलेंज ऑन इट। मैं मेरा बिल्कुल ओपन चैलेंज है कि शायद ही, हाँ, स्टूडेंट्स को आता होगा। आप लोग कर सकते हैं, कर लें जरूर। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो एग्जाम में नहीं पूछ सकते, लेकिन आपको कोई डेल्टा गैप पे फेल नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको बेसिक इंटरप्रिटेशन नहीं आती, आपने फ्लूइड के जिक्र नहीं किया, आपने वेंटिलेशन का जिक्र नहीं किया, आपने बाइकाप का जिक्र नहीं किया, जो उसके अंदर हाइपॉक्सिया हो रहा है, आपने ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया, उस पे कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर आपको, अच्छा, एक जो कॉमन मिस्टेक होती है एपीजीज के अंदर वो ये होती है कि लोगों का CO2 और बाइकाप और पीएच पे नजर पड़ जाती है, O2 पे नहीं नजर पड़ती। वो फाइंडिंग जब आपने बतानी है तो आपने बताना है कि इसके अंदर पीएच कंपनसेटेड है या ओवर कंपनसेटेड है। मोस्ट प्रोबेबली ये मिक्स डिसऑर्डर है। प्राइमरी डिसऑर्डर विद द रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री, ये प्राइमरी डिसऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली ये है। और इसके अंदर जो है एड ऑन मिक्स डिसऑर्डर है ये। और इसके अंदर पेशेंट हाइपॉक्सिक है, या पेशेंट के अंदर आपको वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नजर आ रहा है उसको भी बोले। अगर हाइपोकैलेमिया तो हाइपोकैलेमिया बोले, अगर हाइपरनेट्रीमिया तो हाइपरनेट्रीमिया बोले। वहां पर रियल टाइम एबीजीज के अंदर ये सारी चीजें नजर आती हैं, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो, अब आई नॉट श्योर कि पाकिस्तान के वो एबीजीज मशीन, अब मुझे भूल भी गई है कि वहां पर वो हेमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन आता है, था ये नहीं आता था, लेकिन बहरहाल वो भी मेरे ख्याल होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है, हेमाटोक्रिट भी होता है। और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उनमें से कुछ कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं और कुछ डिराइव्ड चीज़ें होती हैं। तो वो मुझे इतनी डिटेल्स याद नहीं है, वो आप उसको चेक कर सकते हैं, इतनी डिटेल तक कोई नहीं जाएगा। तो बेसिक आपको मैंने ईसीजी का बता दिया, एबीजीज का बता दिया। अच्छा, उसके बाद जो जेन में रखेंगे तमाम इंटरप्रिटेशन, जैसे मिसाल के तौर पे न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन है, तो न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन के बारे में वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा से वो वही पूछते हैं कि सुप्रा मैक्सिमम स्टिमुलस क्या होता है, जो डीपोलराइजिंग है नॉन डीपोलराइजिंग को कैसे डिफरेंशिएट करना है, एक में फेड होता है एक में फेड नहीं होता, ठीक है। इंडक्शन आप नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे इंटुबेशन कंडीशन कैसे आपको पता चलेंगी, तो आपको ट्रेन ऑफ फोर से पता चलेंगी, ठीक है। उसके बाद जब आपने रिवर्स करना है तो आप किस तरह रिवर्स करेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिवर्स जब करना है तो कब करना है और कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाउ टू मॉनिटर द डेप्थ ऑफ ब्लॉकेट। तो अगर बहुत आपको डीप ब्लॉक चाहिए तो उसके लिए पोस्ट टेक्निक काउंट होता है, ठीक है। जो पीटीसी काउंट होता है उसका आपको वैल्यूज याद कर लीजिएगा, वो मुझे वैल्यूज याद नहीं है। कि अगर इतनी पीटीसी इतना काउंट हो गया तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ट्विच आने वाला है ट्रेन ऑफ फोर। अगर इतने इतना पीटीसी काउंट इतना है, अगर वो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट बिल्कुल नॉकडाउन है। और अगर वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इतनी देर के बाद मोस्ट प्रोबेबली इसका फर्स्ट ट्विच आ जाएगा ऑफ ट्रेन ऑफ फोर। ये एक इंटरप्रिटेशन आपसे पूछ सकते हैं। सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस का मैंने आपको बता दिया है, उसके इलेक्ट्रोड कैसे लगते हैं। प्रॉक्सिमल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, एन फॉर नर्व, पी फॉर प्रॉक्सिमल। तो पॉजिटिव इज पी एंड नेगेटिव इज नर्व। तो नेगेटिव जो होता है वो डिस्टल होता है, जो नेक होता है। कौन सी नर्व्स को चेक कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है जो मुझे हमेशा भूल जाता है कि कौन सी कौन से मसल्स पहले जाते हैं, तो वो आप
को वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो आप करें जो पहले कौन से जाते हैं और आखिर में कौन से जाते हैं। ये मुझे हर दफा भूल जाता है, ये मेरा वीक टॉपिक है, इसलिए मैं आपको शायद गलत ना बता दूं। जो चीज़ पहले जाती है वो जल्दी आती है, जो चीज़ देर से जाती है वो देर से आती है, ये इतना मुझे याद है। ठीक है, तो आप वो देख लें कि कौन सा मसल पहले जाता है, कौन सा मसल देर से जाता है, और आपने कब इंट्यूबेशन करनी है, कब आपने कौन से कितने ट्विच और कितने उसके ऊपर आपने उसको रिवर्स करना है। और क्या, हाँ, फिर एक क्वेश्चन है कि फुली रिवर्स करने का क्या क्राइटेरिया है, सॉरी फुली रिकवर। तो हेड लिफ्ट जो है वो फॉर मोर देन 5 सेकेंड्स है, फोर्सेबल कफ है, ठीक है, और तो आप उसमें कहेंगे कि मरीज का वो रिवर्स हो गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना नर्व स्टिमुलेटर से, वो इसी से रिलेटेड होंगे, जो मैंने आपको ये 6 7 8 क्वेश्चन बताए। ठीक है। अच्छा, एंटाइडल CO2 का भी इसी तरह ये है कि कौन से इंस्पिरेटरी वाल्व की क्या प्रॉब्लम है, एक्सपिरेटरी वाल्व की क्या प्रॉब्लम है, वो आपसे ड्रॉ करवा सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है। हाँ, सेंट्रल या एक्सियल मसल्स पहले जाते हैं और पेरिफेरल मसल्स बाद में जाते हैं और बाद में आते हैं। ठीक है, ये थैंक यू इमरान। तो एनीवेज, तो जो है ना एंटाइडल CO2 का भी इसी तरीके से। और बाकी आप सब पे चले जाएं, स्कैवेंजिंग वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, क्या एडवांटेजेस होते हैं स्कैवेंजिंग के साथ। जो नई टॉपिक है ना, जो आई विश कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं जरूर पूछता कि लो फ्लो एनेस्थीसिया क्या होता है, क्योंकि स्कैवेंजिंग के साथ लो फ्लो एनेस्थीसिया का एक बहुत रिलेशनशिप है। कि कितनी पोल्यूशन होती है, लो फ्लो एनेस्थीसिया का क्या एडवांटेज होता है, लो फ्लो एनेस्थीसिया कैसे परफॉर्म करते हैं, लो फ्लो एनेस्थीसिया में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये 4 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछ सकते हैं। मैंने लो फ्लो एनेस्थीसिया पे पूरी एक डिस्कशन की थी, वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं बट आई एम प्रैक्टिसिंग इट, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये हमारे पास स्केवेंजिंग का सिस्टम है नहीं ना, हमारे पास एजेंट एनालाइजर होता है। तो एजेंट एनालाइजर और स्केवेंजिंग के सिस्टम मतलब लाइक बेसिकली हम नहीं करते लो फ्लो, तो इसलिए आप कोई भी पाकिस्तान में 2 से 4 लीटर से कम तो कोई फ्लो यूज करता ही नहीं है, जबकि जबकि जो है वो लो फ्लो एनेस्थीसिया 500 ml पे होता है। मैं तो कई दफा, बल्कि बच्चों में यहाँ पे तो मशीनों में ऑटो फ्लो भी होता है, तो ऑटो फ्लो करते हैं, तो कई दफा तो 300 ml आ रहा था फ्लो, क्योंकि उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी होती है। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं और विद द होप कि आप में से कोई ना कोई इस सवाल का जवाब जरूर देगा, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन पर मिनट कितनी होती है, हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है एक्चुअली। एडल्ट्स में सर 3 ml पर मिनट पर केजी के हिसाब से, और बच्चों में 7 ml पर मिनट पर केजी के वेरी हिसाब गुड, से। 3 to 4, यानी कि आप आप रफली ये समझें कि 250 ml का फिगर आप याद रखें। और इसीलिए कोई भी एनेस्थीसिया मशीन जो होती है, जब वो ओपन करते हैं ना, तो उसमें 250 ml या 200 ml मिनिमम जा रहा होता है। उसकी रीजन उन्होंने सेफ्टी फीचर ये इसलिए रखा हुआ है कि अगर आप ऑक्सीजन के डायल को खोलना भी भूल गए ना, तो भी 250 ml या 200 ml जा रही होती है। ये हमारी जो पुरानी मशीन है उनमें भी ये देखें, ये सेफ्टी फीचर होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें 250 ml चाहिए, और परसेंटेज में हम इस वक्त ब्रीथ कर रहे होते हैं 21% पे। ठीक है, तो अगर आप 10% आप एरर्स ऑफ सारी चीजों के रखें, तो 30% से ज्यादा ऑक्सीजन देने की आपको नहीं जरूरत होती। तो आप 30% के साथ आप एयर को मिक्स कर सकते हैं, या आप ऑक्सीजन, यहाँ पे एयर पाकिस्तान में नहीं होती, यहाँ पे एयर होती है, लेकिन बहरहाल जो जो हमारी बेहतरीन एनाल्जेसिक है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का 70 30 का कॉम्बिनेशन हम देते हैं एनी। तो ये एक मतलब अलग चीज आ गई एसोसिएटेड। तो वो आपसे इस पे स्केवेंजिंग रेफरेंसेस, स्केवेंजिंग क्या होती है, एक्टिव स्केवेंजिंग क्या होती है, पैसिव स्केवेंजिंग क्या होती है, उसके अंदर ना एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उसका जो डायल होता है ना, वो बड़ा होता है थोड़ा, मुझे डायमीटर भूल गए, लेकिन जो स्केवेंजिंग का पाइप होता है वो बड़ा बड़ा होता है। रिकॉर्डिंग अलग से करने की जरूरत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा किसी को भी, लेकिन जरूरत नहीं है, ना टेंशन लें, ये सारे सेशन रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे चले जाते हैं। ठीक है, तो जिसने भी रिकॉर्डिंग का ऑन किया है उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, जो स्केवेंजिंग का जो होता है ना डाया, वो ज्यादा होता है, सर वो क्योंकि अगर 30 mm होता है इंटरनल वेरी गुड, डायमीटर। वेरी गुड, ठीक है। तो उसका क्योंकि वो क्यों क्यों होता है ये जैनब, वो इसलिए होता है क्योंकि वो इंटरचेंज ना हो जाए, वो इंटरचेंज ना हो जाए। ठीक जी है, सर बिल्कुल। इंटरचेंज के लिए होता है। फिर उसके बाद उसका पाप होते हैं, एक ओपन इंटरफेस होता है, क्लोज इंटरफेस होता है। ठीक है, और इसके वेन्यू के क्या एडवांटेजेस हैं, हीट कंजर्वेशन होती है, पोल्यूशन नहीं होती, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। लो फ्लो एनेस्थीसिया के भी यही सारे एडवांटेज हैं। इवन लो फ्लो एनेस्थीसिया के अंदर आपका सोडा लाइम ज्यादा यूटिलाइज होता है, और एक्चुअली ज्यादा वाटर पैदा होता है, तो इस वजह से वो एयरवे के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि हम 5 लीटर का जो फ्लो देते हैं, तो सोडा लाइम की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना, सोडा लाइम तो दम मारो दम मिट जाए गम करके सो रहा होता है, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। क्योंकि इतना तेज फ्लो होगा तो वो तो बाईपास होके CO2 वैसे ही बाहर चली जाएगी। तो हम इसी पे ही भरोसा कर रहे होते हैं, तो हमें क्योंकि एंटाइडल सॉरी ये जो सोडा लाइम है हम इसको यूज ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको थोड़ा सा इसमें स्कैवेंजिंग के रेफरेंस हो गया। ह्यूमिडिफिकेशन इसी तरीके से, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है।
किस तरीके से यूज करते हैं वो आपको इक्विपमेंट। अच्छा, ये जितना मैं इक्विपमेंट बता रहा हूँ, मेरा आपको मशवरा ये है कि इक्विपमेंट की बुक है वो, चाहे आप वो बहाल शेख देख ले, वरना मैंने एक दूसरी उससे बुक से किया था, वो बहुत अच्छी थी। तो मैं तो सबको मैं हालांकि बुक्स को ऐसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि बुक्स उससे भी बेहतर कोई हो सकती हैं, आपको इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन वो मुझे ज़्यादा आसान लगी थी, क्योंकि बहाल शेख से ज़्यादा बेहतर है वो मेरे हिसाब से। तो वो इक्विपमेंट, फिजिक्स इक्विपमेंट के फोल्डर में मौजूद है। और एक्चुअली वहाँ पे बेतहाशा बुक्स हैं, तो आपको उसमें से भी ना समझ आए तो उसमें वार्ड एनेस्थीसिया भी मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। तो यू कैन हैव अ लुक, बुक्स के फोल्डर में जाके फिजिक्स इक्विपमेंट के बुक में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो वो बुक का नाम क्या है जो आप रिकमेंड कर रहे हैं, जी जी, अब आपको तो इक्विपमेंट नहीं वाली? आपको तो मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। अच्छा नहीं नहीं, ठीक है। वो ना उस बुक के ऊपर मैंने लिख दिया बेस्ट इक्विपमेंट बुक, वो इक्विपमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, इस तरह करके नाम है। वो मैं आपको अभी भेज दूंगा, डोंट वरी, वो मैं भेज दूंगा। मैंने वो भी शेयर ठीक है वैसे सर, भी करनी थैंक थी, यू। वो मैं थैंक आपको यू। शेयर कर। अच्छा, तो वो इक्विपमेंट तमाम उसमें से करें, लेकिन प्लीज उसकी एक एक लाइन पढ़ के अपने आप को टॉर्चर ना करें, क्योंकि एक एक लाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो आपसे, क्योंकि देखें 5 मिनट में वो आपसे पूरी आपकी जिंदगी की दास्तान तो नहीं पूछेंगे ना। वो आपसे टू द पॉइंट फोकस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्या इक्विपमेंट होता है, ये कैसे यूज करते हैं, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर क्या एरर्स होते हैं, इसको कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं। यही 5-6 सवाल है जो पूछेंगे, तो आप लोगों को वो पढ़ के ये सवालों के जवाब आने चाहिए बस। एक एक लाइन पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि जवाब यही होंगे, यही जवाब होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन के एक्टिव का क्या प्रिंसिपल होता है, पैसिव क्या होती है, जो हमारा एचएमई फिल्टर होता है उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो पता नहीं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक और एक हाइग्रोस्कोपिक, जो एब्जॉर्व करता है एक साइड से और रिलीज करता है दूसरी साइड से, ये होता है। देखिए, ये वो चीजें हैं जो मैंने कभी जब इम्तहान दिए थे उसके बाद कभी पढ़े नहीं, और ये याद है, इस वजह से याद है क्योंकि इतना ही याद रहना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप वो पागल हो जाएंगे। तो उतना याद करें जितना आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिटेल्स याद करने की या सर खपाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, किसी ने कोई एमसीक्यूज का एग्जाम देना है तो एक अलग कहानी है, एमसीक्यूज में ज्यादा डिटेल्स होती हैं, लेकिन जो आपको इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं टोक्स के ऊपर, तो टोक्स के अंदर आपको अगर इतना प्रिंसिपल, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन के रेफरेंस से वो पोर साइज का आपको पूछ सकते हैं कि कितना पोर साइज होता है उसका, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, और डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो उसमें लिखी हुई है, बबल थ्रू और हीट वाला होता है, एक अल्ट्रासोनिक होता है, ये आपको फिर आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद किस किस ह्यूमिडिफायर का कितनी परसेंट एफिकेसी होती है, ये आपसे पूछ सकते हैं। वो वहां पे वो उसी के अंदर एक चार्ट सा बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल अल्ट्रासोनिक का होता है, मुझे अब याद आ रहा है जो, ठीक है। ये हो गई चीज, एक ह्यूमिडिफिकेशन हो गई, स्केवेंजिंग हो गई, नर्व स्टिमुलेटर हो गया, ईसीजी हो गई, एक्सरे। देखिए, एक्सरे में आप जहन में रखें कि एक्सरे का हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, और वो आपसे वहां पर रेडियोलॉजी वाला एक्सरे नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आप वहां पर टू द पॉइंट जो चीजें आपको नजर आ रही हैं आप उस पर फोकस करें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक एक्सरे के अंदर वो आपसे इतनी डिटेल नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप डायग्नोसिस करके बता दें। अगर आपको कहीं ओपेसिटीज नजर आ रही है ना, तो आप डायरेक्टली वहीं से शुरू करेंगे, ये ओपेसिटीज नजर आ रही है, ठीक है। अगर आपको कोई इसके अंदर कोई जो नजर आ रही है चीजें, वो आपसे इस तरह ही पूछते हैं कि व्हाट आर पॉजिटिव फाइंडिंग्स, ठीक है। तो अब हमारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये एपी व्यू है या पीए व्यू, ठीक है। तो एपी पीए व्यू अव्वल तो कई दफा नहीं पता चलता। अब नो डाउट आपको कुछ चीजें आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर एक पेशेंट है, उसके अंदर आपको चेस्ट ट्यूब नजर आ गई है, या आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब नजर आ गई है, या उसके अंदर ईसीजी इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं ना, तो जेन में रखेंगे 99% चांसेस में इट कैन नॉट बी पीए व्यू, इट विल बी एपी व्यू। वो आईसीयू के अंदर पेशेंट का एक्सरे होगा, और आमतौर पे जो हट्टे कट्टे बंदे होते हैं उनके एक्सरे के अंदर तो कोई फाइंडिंग नहीं होती ना। तो आमतौर पे हमारे जितने भी एग्जामिनर्स के पास जो एक्सरे होते हैं वो मेजोरिटी इस तरह के होते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अब बाहर जाहिर बात है दुनिया बदल गई है, तो अब सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, सारी ग्राफिकल वो सॉरी पिक्चर्स मौजूद हैं, तो वो कोई भी इंटरनेट से डाउनलोड के पिक्चर लगा सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह ही होगा कि कोई ना कोई फाइंडिंग होगी उसके अंदर मोटी मोटी ना, या उसके अंदर न्यूमोथोरेक्स होगा, या उसके अंदर ओपेसिटी होगी। ओपेसिटी या तो डिफ्यूज होगी या लोकेलेटेड होगी, ठीक है। एंगल्स जो हैं वो आप देखें कि एंगल्स तो नहीं ब्लंटेड हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप मुख्तलिफ आपको किताबों में मुख्तलिफ चीज़ें नजर आएंगी। आप बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हैं, अंदर से बाहर की तरफ आ सकते हैं। आप सॉफ्ट टिश्यू बोन को आप कमेंट कर सकते हैं, हार्ट को सेपरेट करके कर सकते हैं। ऊपर से आप ट्रेकिया से शुरू करके देख लें कि ट्रेकिया को देखें कहाँ जा रहा है,
डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं हुआ, और सॉरी डिविएटेड तो नहीं हुआ हुआ, आपका जो हाइलाइट शेडो है वो तो नहीं, ये आपकी मर्जी है, या आपकी मर्जी है। कोई इसमें कोई इंटरनेशनल रूल नहीं है कि आपने अगर इस तरह नहीं बताया तो आप फेल हो जाएंगे। नो। ठीक है, इस क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपका फोकस इस चीज पे होगा ना, तो आप वो काम की चीजें भूल जाएंगे। ठीक है। आप वहां जाके आपको ये नहीं होगा कि पहले मैं ये देखूं कि इसके अंदर मोटी मोटी फाइंडिंग्स क्या है। आप उसमें पड़ जाएंगे, जो जो चीज आपको हो सकता है कि उसकी की के अंदर नंबर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या आप हो सकता है कोई एग्जामिनर इस चीज को अप्रिशिएट करें कि आप पहले बताएं कि ये पीपीए व्यू है या एपी व्यू है। ठीक है। तो आप उसको मोस्ट प्रोबेबली जो आपको नजर आ रहा है उसके बाद अगले स्टेप पे चले जाएं, बोन्स बोनी शेडोज देख लें, बोन का कोई फ्रैक्चर तो नहीं नजर आ रहा। उसके बाद आपको मैंने हाईलाइट शेडो बता दिया है, मैंने आपको हार्ट का शेडो बता दिया है, मैंने आपको जो और कैपेसिटीज देखें, फिर आगे आपने उसमें आगे चले जाना है कि वो आपको न्यूमोनिक पैच लग रहा है या आपको वो प्लूरल एफ्यूजन लग रही है। अगर आपको कहीं ऐसा शेडो नजर आ रहा है जहां पर वही, कहीं आपको वो ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग नहीं नजर आ रही है, वो ब्लैक शेडो जेट ब्लैक नजर आ रहा है या डार्क नजर आ रहा है दूसरे से जगह से देखें, तो वो हो सकता है न्यूमोथोरक्स हो। तो आपने जब भी आपने फाइंडिंग बतानी है तो उसमें ये कहेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है, वी विल कोरोलेट विद द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ये जुमला आपने जरूर बोलना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल वो करेंगे ना तो वो फिर आप एक टेक्नीशियन वाला आंसर दे रहे होंगे। तो आप ये कहें कि फॉर दिस एक्सरे मोस्ट प्रोबेबली इट लुक्स लाइक दैट, वी विल कोरिलेट क्लिनिकली कि उसके क्या क्लिनिकल फाइंड, और एक्चुअली उनका इस जो उनके पास होती है ना जो की, उसके अंदर भी इसी किस्म की चीजें लिखी होती हैं। वो निमोनिया है तो वो आपसे हो सकता है वेब के बारे में पूछ ले। ठीक है। अगर वो ARDS है तो हो सकता है वो आपसे ARDS के बारे में पूछ ले। ठीक है। तो ये है ECG, सॉरी एक्सरे का। तो ये आप ज़हन में रखें, बाकी डिटेल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं फिल्म मेरे पास, उसके जो ऑस्की का फोल्डर है उसमें एक्सरे की बुक्स हैं, उसके अंदर ECG की बुक्स हैं, उसके अंदर ABGs की बुक्स हैं। वो मुझे 100% यकीन है कि आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, क्योंकि बिकॉज बहुत मसरूफ लोग हैं, इतने बिजी लोगों को कहाँ कोई इतना टाइम होता है कि एक लिंक जो आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है उसको खोल के देख लें। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब सर देख लें। देखी हुई है मैंने तो। वो जो देखो, बुक आपका नाम ले रहे थे वो डैनियल नाम ले रहे थे ना, डैनियल की मुझे बुक है। नाम नहीं पता भाई। सर वो डैनियल देखो, है, डैनियल एस्टन देखो के नाम कभी, से। चले थैंक यू। मैं आपको बताऊं, कभी कभी ना हमारी पाकिस्तानी कौम को फुफ्फो और सास बन के ना ताने देना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज पाकिस्तानी कौम बहुत ढीठ है। ठीक है। तो इसलिए मैं तो इतने सालों से आप लोगों के साथ सर खपा रहा हूँ, इसलिए आई नो वेरी वेल हाउ टू ट्रीट योर ब्रेन। सर आई मुझे पता टोटली है। एग्री, आई रियली एनवे योर कलेक्शन। बल्कि आपके जो आर्टिकल्स हैं मैं तो उससे बड़ा एनवे करता हूँ कि वो एक बहुत अच्छी चीज आप कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसका अजर जजाक, देगा। नो प्रॉब्लम, बस आप स्प्रेड करें मैसेज। देखो मुझे कोई पर्सनल शोहरत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट, प्लीज आप लोग ये मैसेज को आगे स्प्रेड करें, और इंशाल्लाह जब पास हो जाए ना तो आगे भूल ना जाए। मुझे कुछ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। हाँ मैं, लेकिन मैं आपसे ये मॉरल कमिटमेंट चाहता हूँ कि आगे मैसेज आगे कन्वे करें, क्योंकि मेरे पैसे पूरे हो गए अगर आप लोगों ने आगे मैसेज कन्वे कर दिया और अपना हिस्सा डाल दिया। ठीक है। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू फोकस, तो ये चीजें कुछ हो गई। इस तरह बहुत सारे इक्विपमेंट्स आएंगे, वो बारी बारी कर सकते हैं कुछ बातें अबाउट जो है ना ये आपका अर्जुन काउंसलिंग। ठीक है। देखिए काउंसलिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखें कि काउंसलिंग के अंदर आपने किसी चीज को डंडा मार के साबित नहीं करना होता। मुझे एक, मैं एक हमारे, अब वो माशाल्लाह से एक जगह के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वो रह चुके हैं। उनका एक बहुत ही मजे का वाकया जो है ना वो मैं हर दफा बताता हूँ कि वो हो रहा था टोक स्मोक स्टेशन हो रहा था, तो वो डांट टूटने वाली बात थी। तो उसको सिखाया हुआ था अटेंडेंट को कि वो कहूंगा कि मैं तो जो है ना आपको जो है ना आपके ऊपर केस कर दूंगा। ठीक है ना। तो वो डांट टूटने का, तो उसने, उन्होंने पता क्या बोला, उसने कहा केस कर दे लेकिन होना कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये वाकया अभी तक जब भी मैं बताने लगता हूँ ना तो मुझे याद आता है कि मैं तो आपको कोर्ट में केस कर दूंगा, तो आपने ये नहीं कहना कि कोर्ट में केस आप कर दें होना कुछ भी नहीं है। ये जवाब नहीं देना। अगर आप ये जवाब देंगे तो एग्जामिनर आपको चमाट मारेगा। ठीक है। तो इसका आपने ये देना है कि नो प्रॉब्लम, ये आपका राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये कि ये एक गलती से हुआ था। तो इसके अंदर जो हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक इदारा है जो जो इस तरह के मामलात को डील करता है, और वो आपको जो भी इसमें कंपनसेशन होगी वो आपको मिलेगी। बस इतनी बात करनी है आपने। और दांत का टूटने का ये कहना है कि आपके दांत थोड़े से जाहिर नजर आ रहे थे, और जो है वो हमने आपको बताया था। अगर वो कहे कि नहीं जी आपने तो हमें नहीं बताया था, उसने कहा कि मैंने जो है ना वो चेक किया था, लेकिन मैं इसको दोबारा रिकन्फर्म कर लेता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि आपको हमने नहीं बताया। यानी कि आपने एक टोटल डिप्लोमेट बन के बात करनी है। आपने, मैं आई एम रियली सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक, हम सब मेच्योर लोग हैं। जिस तरह किसी एक लड़की को आप किसी चीज पर कन्विंस कर रहे हैं ना कि वो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप जिस तरह उसे बात करते हैं ना तो वही आपने पेशेंट से भी उस तरह ही बात करनी। समझ आई।
कि आपने ये नहीं कि आप उसको डंडा मारें, वो उस टाइम पे बाद में बेशक जो मर्जी करना है, उस टाइम पे आप जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं उसकी किसी बात से आप इनकार नहीं करेंगे। तो वही वाला काम करना है, अगर इनकार करेंगे भी तो बहुत ही तरीके से इनकार करेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगी कि आपने पेशेंट को टोटली डिनाई नहीं करना। आपने पेशेंट को बहुत तरतीब से बहुत क्योंकि वहां पर देखें ये तो ड्रामा हो रहा है ना, वो तो आपसे उस टाइम पे रियल टाइम तो नहीं बात हो रही, तो आपने उनसे जब आपसे वो काउंटर क्वेश्चन का मैं आपको बता रहा हूँ दांत टूटने पे, कि वो आप अगर उसको कहेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, तो आपने कहा ठीक है मैं चेक करता हूँ, बस इतना वो आप एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा इस चीज का। ठीक है, और अगर वो कहीं किसी चीज पे अटक गया है तो आपने अगले स्टेप पे चले जाना है, आपने उस चीज पे स्टक नहीं रहना। ठीक है, और क्या बातें हो सकती हैं कि जी मुश्किल हो गई थी, हमने सारा अपना पूरा चेकअप किया था, लेकिन फिर भी जो है वो जब हम सांस की नाली में ट्यूब डालने लगे वो, और अच्छा इंग्लिश का लफ्ज को कोशिश करें कि ना यूज करें, सांस की नाली का जो मसनूई सांस का जो हम पाइप डालने लगे, तो जो है ना उस टाइम पर हमें ये मुश्किल का सामना करना पड़ा। ठीक है, ओके, ये बता क्या अभी भी तेरे अंदर का बच्चा जिंदा है? यस जमाल भाई, ये मेरे जमाल भाई जो है ना मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद भी हैं मेडिकल कॉलेज के। अब जमाल भाई जो है ना वो कभी कभी जमाल भाई से बात होती है, जमाल भाई इज माई वन ऑफ माई मेंटोर्स इन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो खैर एनीवेज, तो बेसिकली आपने काउंसलिंग के अंदर ये ज़हन में रखनी है कि आपने दोनों बातें बतानी है। अगर आप मिसाल के तौर पे किसी को एपिड्यूरल को काउंसलिंग कर रहे हैं, तो एपिड्यूरल का काउंसलिंग कार्ड जो आपने आपको ना लेबर उसके अंदर लेबर एनाल्जेसिया के फोल्डर में मिल जाएगा, आर्टिकल्स के फोल्डर में। ठीक है, वो मैं आपसे शेयर भी, जिसको जो चीज़ ना मिले वो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आई विल शेयर। लेकिन ग्रुप आप फोल्डर को एक दफा खोल के देखें, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वो आपको जो उसके अंदर सेशन के अंदर वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कितने परसेंट में हाइपोटेंशन होती है, कितने परसेंट में पीडीपीएच होता है, कितने परसेंट में और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती है, एपिड्यूरल एब्सेस, एपिड्यूरल हेमाटोमा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ट्रांजिट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, तो एपिड्यूरल के रेफरेंस से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और आपने उनको ये नहीं कहना कि भाई एपिड्यूरल तुम लगवाओ जरूर, आपने उनको बता देना है कि ये चीजें हैं, इस तरीके से परफॉर्म होता है, ये तरीका होता है, इतने परसेंट में 100 में से, अब जाहिर बात है आपने उर्दू में बताना है तो परसेंटेज में नहीं आप बता सकते कि 100 में से इतने लोगों में ये हो सकता है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर जो है वो पूरी तरह इफेक्ट नहीं आता, तो फिर हम हमारे पास दूसरे दवाइयाँ होती हैं, हम उसके जरिए कर लेते हैं, या हम अगर उसकी पोजीशन कई दफा हिल जाती है तो हम उस पोजीशन को दोबारा से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जवाब होंगे जो आप एपिड्यूरल के रेफरेंस से, काउंसलिंग के रेफरेंस से होंगे। दांत का मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद किसी चीज की आपने जो ब्रेकिंग सेंटेंस है, तो आपने ये बताना है कि देखें ये चीज थी और ये एनेस्थीसिया के अंदर, ये पूरी दुनिया के अंदर एक अगर कोई 2 लाख या 3 लाख लोगों को बेहोशी दें तो उसके अंदर किसी एक के अंदर ये मसला होता है कि दवाई से एलर्जी हो जाती है, और पहले से हम क्योंकि ये रूटीन में ये दवाइयाँ यूज करते हैं और यही यही उसका सिस्टम है और यही इसी तरतीब से हम देते हैं, लेकिन ये इसके अंदर ये हो गई है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हमने सांस की नाली में जो है वो मतलब बेसिकली आपने ये और उसके बाद आप जो कर रहे हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने उसकी दवाइयाँ दी हैं और अब उनकी हालत बेहतर है, लेकिन उनको एहतियाती तौर पे हमने इसको आईसीयू में रखना होगा, या आइंदा के लिए आपको हम बैंड बना के देंगे जो हो, और आप कभी भी कहीं जाएं तो आपने ये उनको बताना है कि भाई इस दवाई से इसको एलर्जी होती है। या एनाफिलैक्सिस के लिए हो गया, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए भी इसी तरीके से है कि आप उसको बताएंगे कि ये इतने परसेंट, ये आपको परसेंटेजेस पता होनी चाहिए कि एनाफिलैक्सिस कितने परसेंटेज पेशेंट में होता है, ये लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी के रेफरेंस से भी इसी तरीके से है, और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के रेफरेंस से भी इसी तरीके से। ठीक है, तो बहरहाल, तो बेसिकली ये आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने किस तरह से इसका जवाब देना है, और ये कि हमने पूरी कोशिश की है, ये मसला इसमें हो गया था। वो आपसे एग्रेसिव होंगे तो आपने उनको मतलब लाइक ये कि आपने उनको अवॉइड नहीं करना। ठीक है, तो आपने उनसे ये कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी का मामला होगा। ठीक है, ये चंद अल्फाज जो हैं काउंसलिंग होंगे उसमें, हम्बल आराम से बात करनी है, हम्बल अंदाज में बात करनी है, एक्सप्लेन करना है प्रोसेस को। तो ये है आपका। फिर एक अभी मैंने सुना था कि किसी लोगों, क्योंकि ये बहुत एक वैलिड चीज़ है आज की, ऑर्गन डोनेशन की रेफरेंस। तो ऑर्गन डोनेशन के रेफरेंस से आप जहन में रखें कि उसके अंदर जो शुरू में वो उस पर काउंटर आर्गूमेंट होगी ना, वो होगी फतवे के ऊपर। तो आपने उससे कहें कि आप जाहिर बात है कि ये आपका वैसे तो ये है कि अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे उलमा ने इस पे फतवा दे दिया है, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं, जो आप अपना आप जिससे भी मशवरा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसके दिमाग को डैमेज हो चुका है,
और अब इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। और पूरे जो माइनर टीम है उसने सारों ने देख लिया है, तो अब इसका दिमाग जो है वो खत्म हो चुका है, और ये जितनी सांसें हैं और जितनी ये ब्लड प्रेशर जो भी है इस वक्त जो है, इसको मसनूई तौर पर ही हमने इसको जिंदा रखा हुआ है। तो जो है, जो इसके ये जो ऑर्गन्स हैं, जो इसके हैं उस हैं, जो इसके गुर्दा है या जो लिवर है, ये जो जिगर है, तो इससे किसी की जान बच सकती है। तो ये अगर आप अलाउ करेंगे इस तरीके से, इतनी ही बात आपको करनी होगी। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि वो कोई आपको चीज होगी उसके अंदर। यही आपने एक्सप्लेन करना है कि हमारा इस तरह का पूरा सिस्टम है। वो आपसे पूरी आपसे गुफ्तगू करेगा, आपका पूरा इजाजत लेगा, फिर अगर आप इजाजत देंगे तो ये उसका सिस्टम होगा। ये क्योंकि एक नया है, पहले हम लोगों के दौर में किसी से नहीं पूछा, इसलिए मुझे इसकी की नहीं पता कि इसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी लोगों ने जिन्होंने दिया है। आप अपने सीनियर्स में से किसी से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद पीडीपीएच जो दर्द वाला है ना, उसके अंदर भी आपने ये कहना है कि देखें ये 100, पहले आपने अगर वहां पर भी यही होगा कि वो आपने कहना है कि आपको जब हमने ये बताया था, तो ये आपको बताया था कि इसने वो उस पे हो सकता है वो कह दे, उस पे भी वही जवाब दे दे कि मैं उसका अपने रिकॉर्ड में चेक करता हूँ कि ये ऐसा गलती क्यों है, क्योंकि ये एक है, ये होना चाहिए था, इसका आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था, बताना चाहिए था। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको हम कुछ दवाइयाँ देंगे, आपने ज्यादा वक्त जो है वो, जब भी आपको दर्द महसूस हो तो आप सीधे लेट जाएं, फिर हम आपको आपको कुछ पैनाडॉल और इस किस्म की दवाइयों का नाम ले सकते हैं कि हम आपको वो दवाइयाँ देंगे जिससे ये 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाएगी। अगर ये नहीं ठीक होती या ये दर्द बहुत ज्यादा शदीद होगी, तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम आपका ही खून निकाल के उसी तरीके से प्रोसेस को रिपीट करके हम आपको आपके उस पे, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपको उर्दू में बोलना है वहां पे, ठीक है? तो क्योंकि मैंने इम्तहान नहीं देना, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, आप लोगों ने नहीं बोलना है, ठीक है? तो आपने ही कहना है कि उसको हम सफा बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में करके हम उसका आपका ही खून निकाल के हम आपका ही उसी जगह पे करेंगे, और ताकि वो जिस जगह से सुराख हुआ है, जहां से जिसकी वजह से आपको हुआ है। अच्छा, पीडीपीएच आप एक ध्यान में रखें कि पीडीपीएच स्पाइनल का भी रेफरेंस से हो सकता है, पीडीपीएच एपिड्यूरल के रेफरेंस से भी हो सकता है, पीडीपीएच एविडेंट भी हो सकता है कि आप जब ड्यूरा पंक्चर हो गया है, आप एपिड्यूरल लगा रहे थे, क्योंकि मुख्तलिफ तरीकों से आपसे पूछ सकते हैं कि एपिड्यूरल लगा रहे हैं और ड्यूरा पंक्चर हो गया है तो क्या करना है, और एपिड्यूरल आपने लगाया था और अब पोस्ट ऑपरेटिवली उसको पीडीपीएच हो गया। अब वो दोनों सूरतों में हो सकता है कि उसको पीडीपीएच हुआ था और अब उसको दर्द हो रही है, यानी कि सॉरी, उसका ड्यूरा पंक्चर हुआ था और अब उसको वाकई में दर्द शुरू हो गई है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, वो आपने उनकी जो दो आपको स्टेटमेंट जो कमांड मिले उस हिसाब से आप अपनी चीजों को मॉडिफाई कर लेंगे, लेकिन बॉटम लाइन यही होगा। स्पाइनल में भी यही है, एपिड्यूरल में भी यही है। आपको इंसिडेंस पता होना चाहिए इन चीजों में, लोकल एनेस्थीसिया, टॉक्सिसिटी, और ये जो एपिड्यूरल स्पाइनल की जो सेंट्रल एक्सेल की जो है ना कॉम्प्लिकेशन, उनका आपको नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है? तो कोई और क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं? जो क्रिटिकल सर इंसिडेंट्स है ना। टोक्स का कोई, जी सॉरी, जी जी। सर मैं ये कह रही हूँ कि टोक्स का कोई सेट पैटर्न इस तरह से तो होगा ना कि लाइक जैसे एक स्टेशन काउंसलिंग का डेफिनेटिव आना है, एक स्टेशन एक्सरे का आना है, एक स्टेशन आपका एसीएलएस बीएलएस का आना है, कोई ना कोई डेजिग्नेटेड चीजें तो होंगी ना इसी तरह की। देखें, डेजिग्नेटेड चीजें मैंने आपको बता दी, इससे ज्यादा हम्म। डेजिग्नेटेड चीजें हैं नहीं, ठीक है? मतलब आपको मैंने बताया ना कि आपको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, अच्छा हाँ, ये इसमें वो भी आता है, आपकी जो है ना एयरवे जो एग्जामिनेशन। एयरवे एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे वो एयरवे का एग्जामिनेशन, चाहे वो रेस्पिरेशन का एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर आप जहन में रखें कि बेसिक चीजें वही रहेंगी। वो बेसिक चीजें क्या हैं? वो बेसिक चीजें हैं कि आप गए हैं, आपने उनको तो ब्रीफ कॉन्फिडेंटली में। सवाल, आपने उसको जवाब, आपने उनको इंट्रोडक्शन कराया, आपने उनको जो है वो उस प्रोसेस जो है वो आपने अपने हाथों को रफ किया। वैसे तो सर्दियों का मौसम है, सॉरी गर्मियों का मौसम है, फिर भी आप रफ कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है ना? आप रफ करें, कोई आपको कहीं तकलीफ तो नहीं होती है, किसी जगह पे कोई मसला तो नहीं है, ठीक है? तो ये मतलब बेसिकली वो बेसिक चीजें वही रहेंगी, और उसके बाद आप जेहन में रखें कि आपने वहां पर उनको एक शो करना है चीजें, कि आपने सारे स्टेप्स को पूरी तरीके से किया। एयरवे एग्जामिनेशन, अब आप एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में आप पढ़ जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। एयरवे के एग्जामिनेशन के रेफरेंस एक जेन में रखें बात, कि कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले पूछने हैं, ठीक है? ये आप बुक्स, सॉरी मैं ये भी मैं साथ बता रहा हूँ, ये आप बुक्स के फोल्डर में जाएंगे, बुक्स के फोल्डर में ये ऑस की बुक्स का फोल्डर है, ठीक है? इसके अंदर देखें ये चीजें, इससे ज्यादा मैं तरतीब नहीं कर सका हूँ, इसमें आप खोल के देखें इनके सारों को, इसमें आपको बेतहाशा चीजें मिलेंगी। इसमें कुछ डॉग्स के सैंपल्स भी हैं, इसके अंदर एक्सरेक्स की बुक्स हैं, ईसीजीस की बुक्स हैं, एबीजीस की बुक्स हैं, ठीक है? और ये प्रॉपर ऑस्की की बुक्स हैं, ये देखें ये सारी ऑस्की की बुक्स हैं। अब आप ये ना मुझसे पूछें कि इनमें से कौन सी करनी है और कौन से में से सवाल आएंगे,
देखें, याद रखें कि हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा बेसिक्स नहीं आते। तो इसके अंदर तो ऑर्बिट के बारे में भी सवाल है, तो ऑर्बिट का सवाल आप लोगों को नहीं आ सकता, ये मतलब कंफर्म है, हमारे मुल्क में नहीं आता ये। ठीक है, और बहुत डिटेल्स और बेसिक साइंसेज नहीं आते, लेकिन जो जो चीजें आपको प्रैक्टिकली लगती हैं कि आ सकती हैं वो कर लें। इसके अंदर आईसीयू की भी ऑस्कीज की बुक है, इसके अंदर जो दूसरे हैं वो भी हैं। और एक ये किताब बहुत अच्छी थी, ये मेरे पास तो हार्ड कॉपी में भी थी, लेकिन इसके अंदर ना डाटा इंटरप्रिटेशन है इसके अंदर आपको, ये वैसे भी आपको काम आएंगी चीजें। ये देखें, असल में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये सारा साल आप लोग थोड़ी बहुत चीजें ये देखते रहे ना, तो आपको इस वक्त कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मसला उस वक्त होता है कि आप लोग चीजें कभी देखते नहीं है, और फिर एकदम से आपको वन नाइस मॉर्निंग आपको लगता है कि अभी अब मैंने तैयारी करनी है क्योंकि अब तो सर पे आ गई। ठीक है ना। तो ये चीजें आप बड़ी, ये बहुत अच्छी किताब है ये, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में हर वक्त आपको डेली यूज में, तो ये बुक्स देख ले। इनमें से मेरे ज़माने में इनमें से कोई भी किताब नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैंने इनमें से कोई किताब नहीं पढ़ी। तो इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ती थी, मैंने, क्योंकि मुझे वैसे ही ना टास्क ओरिएंटेड चीज़ें देखने का मुझे बहुत शौक था, तो जब इवन मैं एफसीआई वगैरह कर रहा था, हालांकि उसमें ये हिस्सा नहीं है उसका, लेकिन इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ें होती थी। ठीक है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए भी है, क्योंकि वहां पर आपसे इस तरह का भी, हाँ ये चीज़ मैं जिक्र करना भूल गया हूँ, ब्लॉग ब्लॉग के रेफरेंस से भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, ये आप किताबें यहाँ पे देख लें, इसमें से कोई भी आप मुझे फॉलो भी कर यही लें। पूछ जी। सर यही पूछना था कि रीजनल का एक्सप्रेशन अब मस्ट होता है ना उसमें, वो उसकी हाँ, एनाटॉमी, एप्लीकेशन, बिल्कुल डोजेस, मैं हर आपको अभी चीज बताता पूछना है, ए हूँ। टू जी। मैं आपको अभी ये नेक्स्ट 10 मिनट्स में यही हम कवर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये एक ना मैंने उस जमाने में लिस्ट बनाई थी, इस लिस्ट को देखें, इनमें से कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, सीटी स्कैन आ सकता है ब्रेन का, उसके अंदर एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल और ड्यूरल, जो कि मुझे नहीं देखना आता, आप देख लीजिएगा। एक के अंदर पता नहीं, वो हर दफा भूल जाता है मुझे, एक कन्वेक्स आउटसाइड होता है, कन्वेक्स इनसाइड होता है, समथिंग लाइक दैट। और आप इतने भी अगर आपको पता है ना, तो वो भी आई थिंक इट्स एनफ। आपको उसके अंदर जो है वो जो है मिड लाइन शिफ्ट है या नहीं, या आपको अगर किसी की बहुत अच्छी रेडियोलॉजी है तो वो कर सकता है, लेकिन मेनली जो भी होगा ना उसके अंदर इसी किस्म की कोई चीज होगी कि वो आपसे एपिड्यूरल या जो है ना वो, यानी कि एक्स्ट्रा ड्यूरल यानी कि एपिड्यूरल या सब ड्यूरल, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। सब रेकनाइट हेमरेज तो इस तरीके से नहीं पता चलता, उसके अंदर तो डिफ्यूज फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो लेकिन बहरहाल तरतीब यही होती है। एबीजीज मैंने आपको बता दिया, सर एयरवे। एमआरआई तो नहीं पूछते ना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं पूछते। बिकॉज आप उनसे एमआरआई इज वेरी एडवांस थिंग, वो हमें तो नहीं करना आ सकता। देखें, हम आपको, मुझे भूल जाता है हर दफा। एक चीज एमआरआई में ब्लैक नजर आती है, एक चीज सीटी स्कैन में वाइट, वही चीज वाइट नजर आती है, वो क्या होती है मुझे हाँ याद जी सर, है। रिवर्स है। ये आप जो है ना किसी से पूछ लें, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन आमतौर पे मुश्किल है। ठीक है, इस चीज का आना। अच्छा, उसके बाद ये एयरवे से रिलेटेड चीजें को मैंने लिस्ट बनाई थी, ये सैलिक मैन्योर क्या होता है, रिवर्स सैलिक मैन्योर क्या होता है, डबल ह्यूमन ट्यूब्स के बारे में पूछ सकते हैं, प्री ऑक्सीजनेशन कैसे करनी है, क्रिको जो है आपका जो सैलिक मैन्योर किस तरह एक्सप्लेन करना है, कि जो है वो उसको एग्जामिनर वो आपसे पूछ सकता है कि वो 10 न्यूटन और 30 न्यूटन आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वो एक्चुअली इसका आंसर ये है कि आप वेट मशीन पे प्रेस करें, जब वेट 1 kg आ गया तो दैट इज 110 न्यूटन, और अगर वेट मशीन पे प्रेस करें जितने प्रेशर से जब 3 kg आ जाए तो दैट इज 30 न्यूटन। ठीक है, ये वो पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, उसके बाद ये ब्रोकन टूथ सक्स एपनिया वही चीज़ है, इंट्राऑपरेटिव डेथ वही चीज़ है, हम डिस्कस कर चुके हैं। हिस्टेक्टमी इमरजेंसी में होगी, ये हमारी आमतौर पे, हाँ अवेयरनेस, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस के रेफरेंस से भी देखें, बात वही है, आप अपने दिमाग में सोचें कि कब अवेयरनेस हो सकती है। आपने उसको ये नहीं कहना कि मशीन खराब है, ठीक है, आपने ये कहना है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो गया था, और हमारे पास उस वक्त कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर हम आपको बेहोशी बहुत ज्यादा देते तो आपका ब्लड प्रेशर मजीद कम हो जाता और आपकी जान को खतरा हो सकता था। तो उस वक्त हमारे जो लिए से था, हमने कुछ किया था, लेकिन फिर भी आपको ये हो गया, तो हम आपको से अपॉलोजी करते हैं, इस बात पे हम माजरत ख्वाएं। और हमारे हमने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता किया है, जो इस तरह के मसाइल को डील करते हैं, वो आपको कुछ दवाई देंगे जिससे आपको जहनी तौर पर आपसे कुछ आ जाएगा, अवेयरनेस की से ही। बाकी अगर वो कहे कि कोर्ट में लेके जाएंगे, तो आप कह उनसे कहें कि हमने सारी, वहां पर अगर उन्होंने आपको नहीं टोका, तो आप ये कहें कि जब इस तरह का मसला होता है तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं पहले, लेकिन हमने वो सारी चीजें चेक की हुई थी, हमने मशीन भी चेक की थी, जिस आले से हम चेक करते हैं कि बेहोशी का लेवल कितना है, हमने वो भी देखा था। हमने जो हमारा जो बेहोशी देने का जो मशीन है जिसके जरिए से बेहोशी की हवा दबाई जाती है, हमने वो भी चेक की थी। यानी कि आप कैलिब्रेशन का जिक्र कर रहे हैं, आप बिस मॉनिटरिंग का जिक्र कर रहे हैं, और आप एजेंट एनालाइजर से मैक के बारे में बता रहे हैं, वो है या नहीं है बारह, लेकिन यही तीन चीजों से, यही तीन चार चीजों से आपको पता चलता है ना। तो तो ये आपने एरर्स जो हैं वो आप उनको बता सकते हैं इस तरीके से। रीजनल में अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जिहोवाज विटनेस, ये बेसिकली ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजीज के रेफरेंस है। स्मोकिंग का स्टेशन आपसे पूछ सकते हैं,
वो आपको पता होना चाहिए 12 घंटे में क्या होता है, एक दिन में क्या होता है, एक हफ्ते में क्या होता है, 2 हफ्तों में क्या होता है, 4 हफ्तों में क्या होता है। वो उसकी तरतीब से आपको पता होना चाहिए कि उसमें म्यूकोसिलरी फंक्शन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल है, ये आपका निकोटीन का लेवल है, और फिर उससे बढ़ते बढ़ते म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है, और स्पूटम की प्रोडक्शन है। वो सारी तरतीब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेस मेकर एआईसीडी के बारे में आ सकता है, वो आपको उसकी इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए, क्यों लगा था पेस मेकर, क्यों रिमूव किया, जो जिस वजह से लगा था वो रिमूव हो गई है वजह। उसके बाद पेसमेकर की टाइप क्या है, आपने जो पेसमेकर का टेक्नीशियन है उससे राब्ता किया है, और पेसमेकर के टेक्नीशियन से राब्ता करके आपने उसको उसकी देख ली है। बेसिक रूल क्या है कि आपने फिक्स मोड में करना है, उसका जो डिफिब्रिलेटर फंक्शन है उसको आपने ऑफ करके एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर पैड लगाए, और आपके पास आपने उसका जो पेस मेकर को फिक्स मोड पे करके आपके पास टेम्परेरी पेसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। पहले जमाने में एक कॉन्सेप्ट था मैग्नेट का, विच इज नो मोर यूज्ड। आपने यूज करनी है कॉटरी को अवॉइड करें, अगर करनी है यूज करनी है तो बाइपोलर करें, और उसका जो सर्किट है वो आप ऐसे लगाएं कि वो अवे फ्रॉम द हो। अगर आपको मोनोपोलर यूज करनी है तो आप उसकी ऐसी प्लेसमेंट करें इलेक्ट्रोड्स की कि वो उस सर्किट में से हार्ड से ना गुजरे, ठीक है, ये बात हो गई। और उसके बाद जो है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो वो मैंने आपको बता दिया, आपने वो फैक्टर्स अवॉइड करने हैं जिससे पेस मेकर का थ्रेशोल्ड होता है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, CO2 है, चार पांच चीजें वो आप देख लें कि कौन कौन सी चीजों से पेस मेकर का थ्रेशोल्ड जो है वो डिस्टर्ब होता है। पेस मेकर के ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये क्योंकि सारी चीज़ें इस वक्त नहीं हो सकती, मैंने आपको लिस्ट भेज दी। मैं रीजनल के बारे में बता दूं क्योंकि मैं फिर ख़त्म करने लगा हूँ। तो रीजनल के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशन का आ सकता है स्टेशन, मुश्किल है, शायद FCPS पार्ट 2 में आने के ज़्यादा चांसेस हो, लेकिन कुछ पता नहीं है। अगर आपको हो तो न्यूट्रिशन के रेफरेंस से एक पेपर, एक पेज पे आप बना सकते हैं कि कितनी उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, उसमें से कितने परसेंट आपको प्रोटीन्स देनी है, कितने सॉरी कितने परसेंट आपने कार्बोहाइड्रेट देने, कितने परसेंट आपने फैट देना है। ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद प्रोटीन जो है ना वो आपने देनी है कैलोरिक फ्री, यानी कि आपने वो एक्स्ट्रा देनी है टू प्रिवेंट कैटाबॉलिज्म, टू प्रिवेंट नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। न्यूट्रिशन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी कितने परसेंट आपने उसको कार्बोहाइड्रेट देने हैं, कितने परसेंट आपने उसको फैट देनी है, और उसके बाद आप उसकी प्रिपरेशन से कि अगर 50% है तो उसका मतलब है 500 मिलीग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक ग्राम से कितनी कैलोरी जाती है, वो आपको सारी लिखी हुई मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा फैट से होती है, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट से होती है, नंबर इन बिटवीन जो है वो प्रोटीन से होती है। लेकिन जो कैलोरीज की जो भी रिक्वायरमेंट बनेगी वो आपने प्रोटीन्स को आपने सेपरेट रखना है, आपने कार्बोहाइड्रेट और उससे करना है। फिर उसके बाद जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, वो आपने उसके अंदर ऐड करना है। बताएंगे आजकल जो है वो एक अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, वो एक प्री फॉर्म मिक्सचर होता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू द हॉलीडे सिगार फार्मूला 4:1 के फार्मूले के हिसाब से आपने उसकी फ्लूइड निकालना है, ठीक है। और अगर पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे है तो आप उसको मजीद कॉन्सेंट्रेटेड कर लेंगे। ये उसकी बेसिक थ्योरी है कि आपने कितने परसेंट ये निकालना है। और आपको भूल भी जाता है तो आप ये बताएंगे कि उसकी टोटल रिक्वायरमेंट देख के उसकी कैलोरीज को हम डिवाइड करेंगे, और उसके जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से हम उसकी परसेंटेज लेंगे। जैसे 10% होती है प्रोटीन, और ये 10%, ये 20% होते हैं लिपिड। मैं तो बाइस्यू नहीं करता इसलिए मुझे याद नहीं है ये जो जुबानी जो चीज़ें पता है वो। तो मतलब ये उसका बेसिक थ्योरी है, तो ये उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब जो है ना वो उसका, वैसे तो ये कि ना यहाँ पर जो यूट्यूब के चैनल पे मैंने बहुत डिटेल से इसके ऊपर डिस्कस किया है कि वो उसके बारे में आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, आपकी जो है ये रीजनल का। लेकिन आप ये उसको मैं आपको एक बेसलाइन बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका जो वो सवाल पूछ सकते हैं ना वो आपको किसी रेफरेंस से पूछेंगे ना, तो वो आपसे इस रेफरेंस से पूछेंगे कि भाई ये इसमें की जो सर्जरी है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स क्या है। एक आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, या वो आपसे स्पेसिफिकली किसी एक ब्लॉक के बारे में पूछेंगे। तो आप ये ज़हन में रखें कि ब्लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी सरफेस एनाटमी क्या है, कि किस जगह पे आपने जाना है। फिर उसके बाद आपने सरफेस एनाटमी के बाद आपने ये बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो सकती हैं। ऑफ कोर्स एक तो लैंडमार्क टेक्निक है, अब लैंडमार्क टेक्निक तो मेजॉरिटी लोग अब नहीं यूज करते। तो आपसे अगले स्टेप में आपने अल्ट्रासाउंड का जिक्र करना है कि अल्ट्रासाउंड की ये फाइंडिंग है, अल्ट्रासाउंड के अंदर ये मोटी मोटी, जैसे मैं आपको अगर वो सब इसका सुप्रा क्लेविकुलर का पूछने तो आप यही कहेंगे कि भाई इसमें सब क्लेविन आर्टरी की पल्सेशन नजर आएगी आपको, वाइट शेडोज का नजर आएगा जो है वो बोन का, और उसके आपने सुप्रालैटरली आप देखेंगे वो आपको हनी बंच की तरह का पीनस नजर आएगा। बस आपने अगर इतना भी बता दिया तो दैट्स मोर देन एनफ। बाकी आपको ज़ैनब माशाल्लाह एक्सपर्ट है रीजनल एनेस्थीसिया की फाइंडिंग्स आपको वो बता सकती है। मतलब बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद वो अगला स्टेप आपसे पूछेंगे एंड पॉइंट, यानी कि अगला में है कि एंड पॉइंट क्या होगा।
या आपने कोई भी ब्लॉक दिया है तो उसमें इफेक्ट नर वो अल्टीमेटली क्या चीज जाएगी। ठीक है। और प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी देखने के लिए अल्ट्रासाउंड से आप लोकेट करेंगे और नर्व स्टिमुलेटर से आप नीडल की एग्जैक्ट लोकेशन को आप देख सकते हैं, जिससे आप मिनिमाइज कर लेंगे इंट्रा न्यूरल का। तीसरी एक अल्ट्रासाउंड है, सरफेस एनाटमी, अल्ट्रासाउंड, नर्व स्टिमुलेटर, और चौथी चीज है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रेशर है। कि कितने प्रेशर है, मुझे नंबर भूल गया है जैनब, नंबर याद है? 15 है मेरे ख्याल से, 15 है या 20 है? जैनब चली गई, एनीवे वो मुझे नंबर भूल गया है। और आप देख लें कि कितने पीएसआईजे तक का प्रेशर आप दे सकते हैं। ठीक है। वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये चार चीजें हो गई, एंड पॉइंट हो गया। दवाई कौन सी देनी है? दवाई आप ये ज़हन में रखें कि अगर आपने पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने मोटर ब्लॉक चाहिए या आपको एनाल्जेसिक चाहिए। तो मोटर ब्लॉक के लिए आपको अनडाइल्यूटेड आपको मिक्सर चाहिए होगा। अगर आप ब्यूपिकेन दे रहे हैं तो वो 0.5% चाहिए, अगर आप लाइडोकेन दे रहे हैं तो आपको 2% चाहिए। ठीक है। टोटल सेव डोज आप कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लीन बॉडी वेट, वो आपने कर ली। जैसे मिसाल के तौर पे 2 मिलीग्राम पर केजी आप अलाउेबल है आपका ब्यूपिकेन का, और लाइडोकेन को आप मिड वे वैसे 3 to 5 या 4 मिलीग्राम पर केजी फॉर एग्जांपल ये लगते हैं, तो आपने इस हिसाब से डोज को कैलकुलेट करना है। और आपने जो अगर आपने एनर्जीजिया के लिए देना है तो आमतौर पे एनर्जीजिया के लिए 0.1% ब्यूपिकेन, 0.1% ब्यूपिकेन विद 2 माइक्रोग्राम पर ml फेंटन। ये स्टैंडर्ड है जो कि मुख्तलिफ, जो आप पाकिस्तान में अगर नहीं है तो आप उनको 0.1% ही बता दें कि 0.1% ब्यूपिकेन जो है वो हम देंगे अकॉर्डिंग टू द रेट। आप उसको बता दें, आप अगर वो एपिड्यूरल है तो आप 3 to 20 ml पर आवर। और यहाँ पर भी अगर आपने उसका उसका कैथेटर डालना है तो आप वो ये है। अगर आप बोलस दे रहे हैं तो आपने जो सेफ डोज है उसके हिसाब से आपने वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है और आपने फिर दवाई देनी। ठीक है। अगर अगर वो सेफ डोज को क्रॉस कर रही होगी तो आप ऑफ कोर्स वॉल्यूम को आप कम कर लेंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम आपको बताना है, परसेंटेज आपको बतानी है। अच्छा, एक चीज ये है कि अगर हैसन करना है आपने इफेक्ट को, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप लाइडोकेन मिक्स कर सकते हैं, लाइडोकेन के साथ आप कॉम्बिनेशन कर लें, लेकिन फिर उस सूरत में सेफ डोज हाफ हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे इफ यू आर गिविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइडोकेन एंड ब्यूपिकेन, तो अब ये नहीं हो सकता कि 2 मिलीग्राम पर केजी आपने ब्यूपिकेन देनी है और 4 मिलीग्राम पर केजी आपने लाइडोकेन देनी है। अब आपको 2 मिलीग्राम पर केजी और 0.5 मिलीग्राम पर, सॉरी 1 मिलीग्राम पर केजी हाफ कर लेना है उसको। यानी कि पहले सेफ डोज आपने ब्यूपिकेन की निकाली थी 2 मिलीग्राम पर केजी, अब आपने उसको 1 मिलीग्राम पर केजी करना है। और लाइडोकेन की पहले आपने सेफ डोज 4 मिलीग्राम पर केजी निकाली थी, लेकिन अब आपने 2 मिलीग्राम पर केजी करना है। हाफ हाफ करना है इसको। तो हाफ हाफ करके आप उसकी टोटल वॉल्यूम को उसमें करके, उसका एडवांटेज क्या होगा कि लाइडोकेन से इफेक्ट जल्दी आ जाए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर बाइकाप ऐड कर सकते हैं। बाइकाप पता नहीं, मैंने आज तक जिंदगी में कभी ऐड नहीं किया है, इसलिए मुझे उसकी वॉल्यूम भूल गया। मेरे ख्याल 2 ml पर 20 ml ऐड करते हैं पेरिफेरल उसके अंदर। ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा क्योंकि जो हमारा जो प्रिपरेशंस होती हैं वो एसिडिक होती हैं। जितनी भी ये हमारी लाइडोकेन हाइड्रोक्लोराइड लिखा है, ब्यूपिकेन हाइड्रोक्लोराइड, अब ये कभी सोचा है आपने बैठ के? कोई बंदा जवाब देगा इस सवाल का? ये मैंने वैसे तो कई दफा डिस्कस किया है ये, लेकिन कोई बंदा जवाब देगा कि ये हाइड्रोक्लोराइड क्यों होता है, ये तो वीक बेसिस होती हैं, तो इसकी प्रिपरेशन को हाइड्रोक्लोराइड क्यों बनाया जाता है? किसी को आंसर पता है इसका? एनीवेज, ये इसलिए होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। जो बेसिक सोल्यूशन होता है ना, वो अनस्टेबल होता है, तो वो बेसिक सोल्यूशन खत्म हो जाता है। इसलिए पहले जमाने में जो हम थायोपेंटोन यूज करते थे वो भी बेसिक सोल्यूशन होता था, इसलिए वो पाउडर फॉर्म में होता था। इसलिए उसको मेक करके फौरन दे देते थे, उसकी एसिडिक प्रिपरेशन नहीं थी। तो ये जो होती है एसिडिक प्रिपरेशन होती है इस मकसद के लिए होती है, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है। तो आपने ये उसमें किया, बाइकार्ब ऐड किया, उससे फास्ट फास्ट हो जाएगी। आप एडजंक्ट्स यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर डेक्सामेथासोन यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर फेंटानिल यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। या आप अगर यूज कर रहे हैं इसमें, ये एपिड्यूरल में नहीं देने या इंट्राथीकल नहीं देने, लेकिन बाकी आप पेरिफेरल में आप यूज कर सकते हैं। जनरली कोई भी दवाई आपने देनी है वो प्रिजर्वेटिव फ्री होनी चाहिए। ठीक है, प्रिजर्वेटिव फ्री होनी चाहिए, वो आपने देनी है। बाकी एडजंक्ट्स में डेक्समेडिटोमिडीन भी है, उससे भी प्रोलॉन्ग होगा इफेक्ट, हाइपोटेंसिव इफेक्ट बढ़ सकता है। फेंटानिल से भी क्वालिटी ऑफ ब्लॉक बढ़ेगी, प्रोलॉन्ग हो सकता है। मॉर्फिन से भी क्वालिटी ऑफ ब्लॉक भी बढ़ेगा और ड्यूरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, एनाल्जेसिया ड्यूरेशन ऑफ सेंसरी ब्लॉक बढ़ेगा, मोटर पे नहीं इफेक्ट होगा। और आपकी और क्या चीजें हैं, ये है आपका टोटल। तो आपको तमाम उसका लैंडमार्क, उसकी सरफेस एनाटमी, उसकी अल्ट्रासाउंड से क्या आपको मोटी मोटी फाइंडिंग क्या नजर आ रही है, और उसके बाद उसका यूज क्या है। जैसे अगर मिसाल के तौर पे सुप्राक्लाविकुलर है तो वो
उसके अंदर नर्व्स के मिस होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अल्नर मिक्स हो सकती है। आपने अगर इंट्रास्कैलेनी दिया है तो उसके अंदर अल्नर नर्व की स्पेयरिंग होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको तरतीब से ये मैंने ना रीजनल का जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने अलग अलग से, अगर आप रीजनल के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं ना, यहाँ पर इसकी ना तमाम इसके अंदर मैंने डिस्कस की हैं। इवन सर्जरी वाइज तमाम ब्लॉक्स वाइज सारे डिस्कस किए थे, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा रीजनल का, ठीक है। रीजनल किधर गया? ये, ठीक है, ये रीजनल का है। तो इसमें आपको, इसमें इसमें मैंने सारे डिस्कस किए थे, मल्टी मोडल एनालजीज या आविलाइडो के लिए आपको इसमें जो रिलेटेड आपकी हैं, नी सर्जरी, हिप सर्जरी, अंडरस्टैंडिंग रीजनल एनेस्थीसिया ऑप्शंस फॉर डिफरेंट बेसिक्स, ये सुन लीजिएगा, ये आपसे रिलेटेड है, ठीक है। बिफोर यू प्रिक, बिफोर यू प्रिक, उसमें आपको क्या सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल आज के लिए अभी इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों को मजीद कोई भी चीज़ की पूछना हो तो यू ऑल आर वेलकम। ये रिकॉर्डिंग मैं कर दूंगा, लोगों से शेयर करें। देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मोनेटाइज चैनल नहीं है, मैं बार बार याद कराता हूँ लोगों को, और मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि किसी को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप लोग इसको यूटिलाइज करें। और यूटिलाइज करने का तरीका यही है कि स्प्रेड द मैसेज, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग। बिफोर आई फिनिश, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, यू आर वेलकम बिफोर आई फिनिश। नो क्वेश्चन? ये मैं चीजें शेयर कर दूंगा, फिर भी अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना हो तो यू जस्ट आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बाय।